हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने लेबर लॉज की सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट उसके बारे में पढ़ा था, 1936 के बारे में। उसमें एक मिस्टेक हुई थी, जो फाइन, जो पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती है, फाइन जो लगाया जाता है, जो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी जो रिकवरी होगी, मैंने साइड दिन लिखा हुआ था। और ये 90 डेज कर लेना, वो 90 डेज है। ओके। ये मिस्टेक हुई है क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी थी जिसमें 60 डेज भी लिखा हुआ है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में गूगल पर भी 60 डेज दिखाएगा। बट जब आप पूरा एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, उस डाउनलोड करके पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को, तब उसके अंदर आप उसका क्लॉजेज है 8 क्लॉजेज में जब आप पढ़ोगे ना फाइन्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा 90 डेज है। ओके। तो ये मैंने वहाँ पिन कर दिया है, तो पता चल जाएगा। आज हम सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। ओके। जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेज एक्ट की, 1948। ओके। उसके बाद बोनस एक्ट 1965 की। एक एक्ट और है, तो इसके बाद ये चारों एक्ट हमारे फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इन चारों के बीच आपका कंपैरिजन एंड देन कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट। मतलब ये है कि आप अगर कंपनी में जा रहे हो, कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हो किसी भी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर है। कितनी आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, क्या चीजें हैं, क्या पैरामीटर्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं 1948 के अंदर। ओके। तो एक हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके, कि इसको लाना है, क्यों लेकर आए हैं। देखो, बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये बेस्ड था रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 एंड आईएलओ। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन जाएगा। मेनली देखो, अब इसमें कोई मेंस का एग्जाम तो है नहीं जहां पर हम थोड़ा एनालिटिकल पार्ट पढ़ेंगे कि यार ये क्यों है, क्या है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, ये चीजें। तो वो तो अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं। ओके। हमें पढ़ना है इसके फैक्चुअल बेसिस पे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि प्री एग्जाम ही होना है उसमें बस, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बेसिस पर लेकर आए थे, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और कमीशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। ठीक है। और क्यों लेकर आए, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव है तो इंश्योर करना लिविंग वेजेज टू वर्कर्स एंड इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मीन्स कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए कि जो वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी सकें, मतलब अच्छा खाना खा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, उस तरीके से तो मतलब सैलरी इनको मिलनी ही चाहिए। आपने बहुत सारी मूवीज में, कोई ओल्ड मूवीज है, ठीक है, वहां पर आपने देखा भी होगा कि 10-10 12-12 घंटे काम कराए जा रहे हैं भाई साहब, और मतलब पैसा दे रहे हैं 200 250 300। तो इतना घंटे काम कराने के बाद भी उन्हें बस 200 250 रुपए मिल रहे हैं। तो वो क्या मिनिमम वेजेज है, मिनिमम सैलरी है उनकी? नहीं भाई। तो मिनिमम वेज कम से कम उतना तो हो जिससे वो अपना मतलब अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ठीक है, अपनी जो मूलभूत इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके। ठीक है। खैर, ये तो हो गया। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी क्या है। ओके। अब इसी के अंदर ही हमें काम के घंटे भी बताए गए हैं कि यार कितना घंटा काम करना पड़ेगा। ओके। एप्लीकेबिलिटी है कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। जैसे हमने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 पढ़ा था, तो उसमें देखा था वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेम ऐसे ही इसमें पढ़ना है हमें कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेम होल इंडिया, क्योंकि भाई अब कंपनी तो पूरे इंडिया में भी है, ठीक है, और वहां पर भाई कम से कम आप काम करा रहे हो तो मिनिमम वेज तो देना चाहिए। या फिर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ओनली। अच्छा, ये जो वर्ड है शेड्यूल्ड, ये मैंने आपको पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर भी पढ़ाया था कि शेड्यूल्ड जो गवर्नमेंट ने इंडिकेट किए हुए हैं कि भाई ये नाम दिए हुए हैं कंपनी के, ये है वो है, ये शेड्यूल्ड कंपनियां हैं, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स हैं। ओके। जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल होंगे। बट एक क्वेश्चन, क्या जो नॉन शेड्यूल है जिनका नाम गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्या ये वहां पर भी एप्लीकेबल होंगे? नहीं। फिर एक और काम आता है कि यार जो हमारे कोड आए हैं, नए कोड्स जो संहिताएं आई हैं 2019 में, जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, उनके थ्रू जब हम लेटेस्ट कानूनों के थ्रू देखते हैं तो उनके थ्रू ये भाई पूरे इंडिया में, चाहे वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हो चाहे नॉन शेड्यूल्ड हो, गवर्नमेंट ने वो रिकॉग्नाइज किए हैं नहीं किए हैं, सभी पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये एक डिफरेंस है कि न्यू लॉज के अंदर जो भी हम पुराने लॉ पढ़ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि यार शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में ये एप्लीकेबल होंगे, तो वो पूरे इंडिया में चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो नॉन शेड्यूल्ड हो, वहां पर एप्लीकेबल होंगे बाई न्यू लॉज। ठीक है। नॉट यूनिवर्सल, बट
कोड ऑन वेजेज एक्ट जो है ये 2019, उसके थ्रू ये यूनिवर्सल। तो बैकग्राउंड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गए, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनिमम वेज। अब देखो यार, ये जब मैंने मिनिमम वेज एक्ट डाउनलोड किया तो उसमें ये कुछ डेफिनेशन दी हुई थी कि मिनिमम एज क्या है, फेयर वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है। ओके, सेम ऐसे ही ये फिक्सेशन रिवीजन कैसे कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए फिर ये देखते हैं कि ये क्या है। देखो, मिनिमम वेज क्या है? मिनिमम वेज है द बेयर लीगल मिनिमम। मीन्स मिनिमम वेज ये है कि गवर्नमेंट ने लीगली तरीके से वो बता दिया है कि यार अगर कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा है तो उसको मिनिमम 8,000 सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम आप नहीं दे सकते। सीधी बात ये है। उससे ऊपर आप उसके टैलेंट के बेसिस पर, स्किल्स के बेसिस पर आप बढ़ा सकते हो, बट 8,000 से कम नहीं कर सकते। जैसे आप देखती भी हो कि यार मिनिमम सैलरी क्या चल रही है, रेट क्या चल रहा है। आप जब आप देखते भी होंगे जो बंदे कंपनी में लग रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर कितना है, कितनी सैलरी देते हैं, मिनिमम कितनी है। ठीक है। उसके बाद फेयर वेज। फेयर वेज है अब मिनिमम, मिनिमम से थोड़ा ऊपर, इंक्लूड्स नॉर्मल नीड्स जो लाइक जैसे आप देखोगे। ठीक है, मान चलो किसी ने आईटीआई कर ली, डिप्लोमा कर लिया, तो जब वो उनकी प्लेसमेंट होती है या फिर वो जब कंपनी में इंटरव्यू लिए आते हैं तो उन्हें नॉर्मली सैलरी कितनी देते हैं? वो कहते हैं कि यार तुम्हें 15,000 दे देंगे या 12,000 दे देंगे। ठीक है, इतना ही होता है, हार्डली 16 से 17 बस, स्टार्टिंग में उनको इतनी मिलती है। तो वो है उनका फेयर वेज। समझ गए? अब मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम से ज्यादा है। समझ गए? नॉर्मल नीड्स हमारे इसमें, या आज के टाइम में महंगाई के टाइम में देख लो, इसमें नॉर्मल नीड्स ही पूरी होंगी। ठीक है। अब देखो, थर्ड है लिविंग वेज। लिविंग वेज है हाईएस्ट स्टैंडर्ड अलाउज फॉर डिसेंट लाइफ सेविंग। जैसे मान के चलो आपने, अब बात आती है आईआईटी से आपने बीटेक कर लिया, एनआईटी से बीटेक कर लिया आपने भाई, या फिर आपने आईआईएम से एमबीए कर लिया, आपने एमबीएस कर ली, तो ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह हैं। ठीक है। और जब आप लगते हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको पैकेज मिलता है, किसी का 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख। ठीक है, तो वो क्या है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब अपने लाइफ स्टाइल, डिसेंट लाइफ के लिए सेविंग्स। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कि सरकार ने बोल दिया है कि जिस बंदे ने आईआईटी से बीटेक किया है उसको उसको भाई मिनिमम 30 लाख का पैकेज मिलता ही मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया है भैया। ओके, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि यार बंदे में नॉलेज है, आईआईटी से बीटेक किया है, इंजीनियर है, तो कम से कम इसके लेवल की सैलरी तो हमें देनी चाहिए, पैकेज तो इतना देना चाहिए। तो उस तरीके से है। तो ये हो गया आपका लिविंग वेज। तो तीनों वेज, मिनिमम, फेयर और लिविंग वेज, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फिक्सेशन और रिवीजन, कि ये जो सैलरी है वो कैसे, जहां पर जो मिनिमम वेजेज है वो कहां पर एप्लीकेबल होता है, कैसे फिक्स होता है। ओके। अब देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ ये जो वर्ड है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है भाई, ये जो वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन आया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है। सीधी सी बात है। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कंपनियां लेबर लॉ, लेबर जो होती है ना, वो हमारे शेड्यूल जो 7 है उसके कंकरंट लिस्ट का पार्ट है। अब जो कंकरंट लिस्ट का पार्ट है तो उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, अपने लॉ बना सकती है। और कई बार जो मिनिमम वेजेज है, ठीक है, ये यूनिवर्सल अभी हुए नहीं है, ये जो पुराने लॉज है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट वाइज स्टेट वरी करते हैं। कुछ स्टेट में उन्होंने अपनी मिनिमम वेज कर रखी होगी 7,000, कहीं पे 7.5, कहीं पर 8 होगी, तो उस तरीके से। बट जब ये कोड ऑन वेजेज एक्ट जो 2019 वाले न्यू लॉ है, जब ये आ जाएंगे, इन्फोर्सेबल हो जाएंगे, तो सब पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सबको एक सैलरी देनी होगी। जो मिनिमम वेज है वो यूनिवर्सली हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई 8,000, तो सभी स्टेट में 8,000। नॉट ये कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से कानून बना रखा है, मैं तो 7,000 दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट, प्लस जो रेलवे कॉर्पोरेशन होते हैं। ओके, हालांकि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ओके, तो ये सारी चीजें वो हाथी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है, बट इनका एक अलग प्रोसीजर भी होता है रेलवे का। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें शामिल होती है, सेंटर, स्टेट और रेलवे कॉर्पोरेशन। ओके, तो क्वेश्चन याद रखना भाई, आ सकता है, कोई पक्का नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बना दे।
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो फिक्सेस करती है मिनिमम वेजेस को फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जहां पर 1,000 वर्कर्स इंगेज होते हैं। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक स्टेट के अंदर कोई कंपनी है, मान लो मैंने मारुति सुजुकी लगा ली हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो जो भाई मारुति सुजुकी है, अब उस प्रॉपर स्टेट के अंदर उस कंपनी ने उस स्टेट के 1,000 लोगों को रोजगार दिया है, तो वहां पर क्या है, ये मिनिमम वेजेज एक्ट अप्लाई होगा, समझ गए। और फिर उसके बाद भी हो सकता है उससे कम भी तो वर्कर्स को दे सकते हैं, तो वो वरी करता है। देखो मे फिक्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में, रीजन्स में, एज ग्रुप्स में वो भाई फिक्स किया जा सकता है, गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पर बोला हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है भाई। स्टेट के अंदर है, स्टेट को लगता है कि नहीं यार, फिक्स करना है, इतना अपने बंदों को देगा, ये हमारे वोट बैंकर्स हैं, वोटर्स हैं, ठीक है, तो भाई करो इनकी मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेज जो है वो करो भैया, सीधी सी बात ये है। तो फिक्सेशन हो गया, ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है, 1,000 वर्कर्स का और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, ठीक है, ओके। उसके बाद आती है कि यार चलो ठीक है, अब 2025 चल रहा है, हो सकता है कि यार इस बार क्या हुआ कि मिनिमम वेजेज एक्ट मान के चलो उन्होंने 8,000 से बढ़ा के, जो मैंने बताया था, ये कर दिया उन्होंने 8200, ठीक है, 200 रुपये और बढ़ा दिए, मान के चलो ये 8200 रुपये हो गए। अब भाई ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार अब ये आगे कब बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यार, जैसे आपने जैसे पेंशन का नाम सुना होगा यार, जो विधवा पेंशन, जो सॉरी वृद्ध पेंशन मिलती है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अभी हरियाणा के अंदर 3,000 रुपये चल रही है, ठीक है। तो जब भी पेंशन आती है, धीरे धीरे जैसे एक साल गुजर जाता है, तो बड़े बुजुर्ग पूछते हैं कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पेंशन जो है वो 100 रुपये बढ़ जाएगी या 200 रुपये बढ़ जाएगी। तो क्या उसी तरीके से जो मिनिमम वेजेज है, क्या उसकी रेंज बढ़ सकती है? क्या वो 8200 से आगे चल के 8500 हो सकता है? ठीक है, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, बट कितने साल में है? जैसे मैं पूछ रहा हूँ रिवीजन, ये जो फिक्सेशन और रिवीजन की कब वो रिवाइज किया जाता है कि यार इस बार ये जो 8200 रुपये है वो थोड़े कम है, एक काम करते हैं इनको थोड़ा 300 रुपये और बढ़ा देते हैं, इनको 8500 कर देते हैं। तो रिवीजन होगा इनका, मस्ट बी रिवाइज्ड एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार पड़ेगी, 5 ईयर्स। तो ये क्राइटेरिया आपको भाई याद रखना है, रिवीजन का, फिक्सेशन का, ओके। फिक्सेशन में 1,000 वर्कर्स हो गई, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, रिवाइज कब करेंगे, 5 साल, हर 5 साल में, 5 साल में एक बार, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यार वर्किंग हावर्स की, ठीक है। अब वर्किंग आवर्स हो गए या ओवर टाइम हो गया यार, किसी ने कहा कि यार मेरी कंपनी में तो मुझसे 12-12 घंटे काम कराते हैं। देखो वो तो एक अलग नीड है कि यार वर्कर नहीं है, तो आपको ओवर टाइम के बेसिस पर करा रहे हैं कि यार ओवर टाइम करो। और देखो अगर आपको ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, बट अब वो बोल रहे हैं कि यार ओवर टाइम कर लो, 8 घंटे की जॉब आपकी और 4 घंटे ओवर टाइम कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग डेज जो है उसमें नॉट टू एक्सीड 9 आवर्स पर डे या फिर 48 आवर्स पर वीक। तो भाई देखो ये जो 9 आवर्स पर डे का कॉन्सेप्ट तो हो गया खत्म। ये 2015 में जो लाइक ये अमेंडमेंट जो हुआ था इसके अंदर, तो उसमें ऑलरेडी ये कर दिया है 8 आवर्स, हालांकि इससे पहले भी था 8 आवर्स। तो 8 आवर्स दिन के, ठीक है। अगर 9 आवर्स भी आपसे करा रहे हैं तो वो उस तरीके से है कि यार आपको हो सकता है 15 मिनट का एक टी ब्रेक हो गया, या हो सकता है आधे घंटे का एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ओके। तो उस तरीके से वो होगा, नहीं तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वही है। अब ये जो 48 आवर्स पर वीक जो सिस्टम किया है उन्होंने, ये किया है विनोद बिहारी साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इस केस के थ्रू 1976 में केस था, जजमेंट थी, ठीक है। देखो यार यूपीएससी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस जजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि यार किस जजमेंट के थ्रू जो वर्किंग आवर्स है वो 48 घंटे पर वीक के हुए थे, तो वो अलग अलग जजमेंट दे सकती है। बट मैं कह रहा हूँ कि यार पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एग्जाम कोई और एजेंसी नहीं ले रही है, यूपीएससी ले रही है। और यूपीएससी के अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम्स देखोगे अलग अलग मतलब पोस्ट के लिए, मैं ये नहीं कह रहा स्पेशल ईपीएफओ के लिए, तो जरूरी नहीं है भाई वो ना पूछे, वहां पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो डिक्शन से लेकर पूछ जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर पूछ दे, ठीक है।
तो इसलिए मैंने इसको डाला है। आपको क्या करना है, बस यही तो याद रखना है, विनोद बिहारी साहब वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उससे हुआ है बस वर्किंग आवर्स। ओके। उसके बाद बात आती है कि ओवर टाइम। आपसे कोई ओवर टाइम करा रहा है, मान के चलो आपकी सैलरी है 15,000, ठीक है, 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी लग गई। तो अगर आपको सैलरी इतनी मिल रही है, ओके, तो ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज, जो ऑर्डिनरी रेट है आपके वेजेज के, मान चलो एक दिन के आपके 500 रुपये है ना, तो आपसे जो ओवर टाइम करा रहा है, ठीक है, मान के चलो 12, ये आपके 8 घंटे के हैं। ओके। इसके बाद आप 2 घंटे ओवर टाइम करो या फिर 3 घंटे करवाओ या फिर 4 घंटे करना पड़े आपको, तो आपको घंटे के हिसाब से डबल, ट्वाइस जितना एक घंटे, मान के चलो आपको डेली का 1 घंटे की कितना है, 100 रुपये सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। एक, तो अगर आपसे ओवर टाइम करा रहा है ना 1 घंटा, तो आपको उस ओवर टाइम के 1 घंटे के 200 रुपये मिलेंगे, मीन्स डबल, ट्वाइस। तो समझ गए, ये तो आपको पता होगा यार, आपके घर परिवार में कोई ना कोई कंपनी में जाता होगा, बोलते भी होंगे कि यार आज तो मैंने 2 घंटे ओवर टाइम किया, मैंने 3 घंटे ओवर टाइम किया। तो आपने सुना भी होगा, तो इसमें तो कोई ज़्यादा है नहीं, बट आपको याद रखना है ट्वाइस। ओके। उसके बाद आ जाता है कि यार हम लोग सोचते हैं कि कंपनी में बहुत बार, यार मेरे तो मिनिमम वेज का हनन हो गया, मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला, ओके, ये चीज़ें नहीं मिली, तो आप किसके पास जा सकते हो? अपने अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन है, या फिर अगर कोई कंपनी आपको मिनिमम वेजेज नहीं दे रही है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है। ओके। देखो इन्फोर्समेंट तो वही मैंने बताया कि यार इंस्पेक्टर लेवल, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स, वही करेंगे, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर कंप्लेंट्स क्लेम्स। तो उनको इंश्योर कराने के लिए यार, ठीक है, वो देखने के लिए आएंगे, इंस्पेक्शंस के लिए आएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कंपनी के, आपसे पूछेंगे, सारी राय लेंगे, आपसे सजेशन लेंगे। वर्कर्स कैन फाइल बिफोर अथॉरिटी विद इन 6 मंथ। तो भाई विद इन 6 मंथ, जैसे मान चलो मैं अगर कंपनी में जा रहा हूँ और मुझे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, तो मैं विद इन 6 मंथ कंप्लेंट कर दूंगा भाई। ये एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ आपको बताना है कि मुझे मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं। समझ गए, विद इन 6 मंथ, आपको याद रखना विद इन 6 मंथ में करेंगे। उसके बाद बात आती है पेनल्टी की। पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी होगी भाई फाइन अप टू 500 रुपए, या फिर इम्प्रीजनमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने की जेल। समझ गए? तो ये हो गया आपका भाई मिनिमम वेजेज एक्ट। तो हमने पेनल्टी देख ली, इन्फोर्समेंट देख लिया, वर्किंग आवर्स देख लिया, ओवर टाइम का देखा, ठीक है। तो ये सारी रिवाइज फिक्सेशन हमने देख लिया, ठीक है, और अलग अलग जो लाइक वेजेस थी उसके बारे में देखा, एप्लीकेबिलिटी देख ली, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, 1,000 से ज़्यादा बंदों को रोजगार दे रही है। समझ गए? बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक तो वो केस, और एक ये चीज़ यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। समझ गए? तो यहाँ पर आपका ये मिनिमम वेजेज एक्ट फिनिश। अब बात करते हैं हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। तो पेमेंट ऑफ बोनस, आपने यार सुना होगा कि यार बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे लोगों से, आपके घर परिवार में कोई ना कोई होगा जो कंपनी में काम कर रहा होगा, तो भाई इस बार तो मुझे बोनस मिलेगा, और इस बार तो ज़्यादा हो सकता है बोनस, इस बार बोनस मेरा अगस्त में मिलेगा, इस बार सितंबर में मिलेगा। आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि यार ये क्या तरीका है, कभी तो अगस्त में दे रहे हैं, कभी सितंबर में दे रहे हैं, ठीक है, तो और ये इसी टाइम पर ही क्यों मिलता, पहले क्यों नहीं मिलता, ये क्या तरीका हुआ यार, इनका फाइनेंशियल ईयर अलग है। तो देखो यार, बोनस एक्ट 1965, ये आपको ये तो याद रखना ही है सन, ठीक है। तो बोनस होता क्या है मेनली, बोनस कब दिया जाता है? देखो यार, कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट में से वो अपना जो, वो चाहते हैं कि यार मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो मेरे इन वर्कर्स की वजह से हुआ है, तो मैं अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर इनके साथ बांटना चाहता हूँ। सीधी सी बात ये है। तो भाई जो उन्हें फायदा हुआ उसमें से वो देते हैं। समझ गए? बट इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है कि किस किस को बोनस मिलेगा, कंपलसरी है या फिर आगे क्या है, वो चीजें। आइए भाई फिर, ये रहा एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी पर चलते हैं, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। एवरी फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री एक्ट के थ्रू एस्टेब्लाइज है, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी कारखाना हो,
ठीक है, वहां पर जो कंपनी वगैरह है, मेनली तो सभी कंपनियों में ये है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज। कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें 20 या फिर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पर एप्लीकेबल है, वहां पर ये बोनस देना ही देना है पड़ेगा भैया। या फिर गवर्नमेंट में अप्लाई इट टू एस्टेब्लिशमेंट विद 10 to 19 एम्प्लॉयज बाई नोटिफिकेशन। जहां पर 10 से 19 के बीच में नोट बंदे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी इसे अप्लाई किया जा सकता है, और वो कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। अब फिर आता है कि यार एलिजिबिलिटी क्या है। चलो ये तो हमने देख लिया कि यार, एक तो देखो आपको ये याद रखना है 20 से ज्यादा बंदे हो, ठीक है, 20 या फिर 20 से ज्यादा, या फिर गवर्नमेंट अगर चाहे तो 10 से 19 के बीच में, एक दो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वहां पर भी वो कर सकती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि एम्प्लॉय जो है वो मस्ट वर्क एट लीस्ट 30 वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने तो अभी इसी महीने कंपनी ज्वाइन की थी अगस्त में, और मैं 15 दिन गया हूँ, क्या मुझे बोनस मिलेगा? तो भैया नहीं मिलेगा। मैं 22 दिन गया हूँ, क्या मुझे बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं 28 दिन गया हूँ, क्या मुझे बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम 30 दिन एक साल में, जो उनका जो अकाउंटिंग ईयर होता है कंपनी का, आपको जाना ही जाना है भाई साहब। एक महीने की ड्रॉप तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल हो बोनस के लिए। अब इनका जो फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर जो शुरू होता है, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सेम ऐसे ही जैसे हमारे गवर्नमेंट का होता है जब बजट पेश किया जाता है। ओके, तो आपको एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज तो आपको जाना ही जाना है। 30 वर्किंग डेज है, इनमें ये मत सोचना ना कि मेरी तो छुट्टी पड़ गई थी संडे की, ये वो ऐसे वो से, उस तरीके से नहीं। वर्किंग डेज मतलब एक महीने से ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक महीने में 4 तो वीक आ जाते हैं, कभी कभी 5 हो जाती हैं छुट्टियां, तो वो छुट्टी वाले दिन काउंट नहीं होंगे, समझ गए। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया भाई कि वर्क करना पड़ेगा आपको एटलीस्ट 30 दिन पूरे साल का। उसके बाद है अर्न वेजेज लेस देन 21,000 पर मंथ। अगर आप 21,000 पर मंथ कमा रहे हो या उससे कम है, तो आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा भैया, सीधी बात ये है। अब यहाँ एक देखो यार, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2015 से है 21,000। 2015 से पहले ये 15,000 था, समझ गए। ये 15,000 की लिमिट थी 2015 से पहले। अब इसे बढ़ा के 21,000 कर दिया है 2015 में, कि आपको बोनस मिलेगा जो 21,000 से कम सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, या कम कमा रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। तो दो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, आपको कम से कम अकाउंटिंग ईयर 30 दिन तो जाना ही जाना है, और दूसरा है कि आपकी सैलरी 21,000 से कम हो। फिर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि हमने तो देखा है कि बहुत सारे जो कंपनी में लग रहे हैं, मैनेजर है, कोई जीएम है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, उनकी सैलरी तो लाखों में है, बोनस तो वो भी लेते हैं। देखो यार, यहाँ पर ये कोई गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं कर दिया है कि आप 21,000 से ज्यादा वाली जो सैलरी ले रहे हैं उनको बोनस नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। फिक्स सिर्फ ये है कि 21,000 से कम जो कमा रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। 21,000 से ज्यादा जो ले रहे हैं उनको डिपेंड करता है गवर्नमेंट, सॉरी, कंपनी के ऊपर, ठीक है। कंपनी चाहती है कि यार हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमारे सभी इंप्लॉयज में शेयर हो। हम चाहते हैं कि सबको मिले, कि उनकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हो गया, मैं अगर अपने जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको बांट दूंगा, कुछ शेयर कर दूंगा, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई चाहे वो जीएम है चाहे कोई भी है तो एम्प्लॉय ही, भले ही वो बड़ी पोजीशन पर बैठा है, बट है तो वो एम्प्लॉय ही, कोई और तो है नहीं। मालिक तो बन नहीं गया कंपनी का, मालिक तो कोई और ही है। तो वो ये है कि कंपलसरी नहीं है, कंपनी चाहे तो दे सकती है भाई, ठीक है। बट 21,000 से कम जो कमा रहे हैं, 21,000 से कमा रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है, उनको देना ही देना है। अब फिर आएगा कि सर ठीक है, बट कितना देना है? ऐसा थोड़ी है कि यार आपको 80% बांट दूं, 90% बांट दूं, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये रहा। बोनस कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, आ जाओ, बोनस कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको। देखो यार, बोनस कैलकुलेशन जो होती है वो होती है मिनिमम बोनस कितना होगा
8.33% ऑफ वेजेज और रेट्स ऑफ विच एवर इज हायर। तो यार रेट 100 वाला कंसेप्ट तो अब है ही नहीं, क्योंकि यार अब तो पैसा इतना बढ़ गया है, ये पुराने टाइम की बात है। अब खुद देखो यार, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, ठीक है, 1948 में तब बनाया हुआ था। ओके, तो उस टाइम पर तो फिर बाद में चलो ठीक है, अंग्रेजों के टाइम का क्या, कुछ ना कुछ चीज़ हमने अलग से लिए होंगे उनसे, बनाया भले ही हम लोगों ने। तो उस टाइम की बात देखो और अब की बात देखो, उस टाइम पर रुपए इतने बहुत ज़्यादा थे। तो ठीक है, तो अब तो ये कंसेप्ट 100 वाला तो है ही नहीं, बट लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो 8.33, मैंने बताया कि आपको मान चलो 15,000 मिल रहे हैं, तो इसका 8.33% आपको क्या है, बोनस मिलेगा ही मिलेगा भैया। मैक्सिमम बोनस हो सकता है आपका 20% ऑफ वेजेज, जो आपको वेज मिल रही है। अब देखो मैंने फिर आपको बोला, वेज वेज में आपको पता होना चाहिए वेज में क्या क्या होता है। आपका बेसिक पे होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, ठीक है, और रिटेनिंग अलाउंस होता है। ओके, तो मैक्सिमम बोनस 20% और मिनिमम बोनस 8.33%। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सर ऐसा भी तो होता है कि मान के चलो कंपनी कंपनी ने हमसे एक बार बोला था 2023 में, 2023 ने 2020 ले लेते हैं, ठीक है, 2020 20 में लॉकडाउन हुआ था और 2020 के अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से 2021 ले लेते हैं, ठीक है, 31 मार्च तक। तो कंपनी ने बोला कि भाई इस बार हमारा लॉस हो गया है कोरोना की वजह से, तो हम आपको बोनस नहीं दे सकते, ठीक है। आप में से बहुत सारे जो लाइक आपके कोई रिलेटिव हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, सुना होगा ये वर्ड कि भाई हमारा क्या हुआ है कि लॉस हो गया है, तो हम आपको बोनस नहीं दे पाएंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम आपको इतना तो नहीं, बट एटलीस्ट 2% या फिर 3% इतना दे सकते हैं, ठीक है, इतना हम आपको दे सकते हैं, थोड़ा बहुत तो इतना आपके लिए हम कर सकते हैं, इतना आप हमारे लिए काम कर रहे हो, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई आपने तो बोला है कि 8.33 है मिनिमम, ये तो मिनिमम से कम है। तो भाई देखो, वो क्या है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेट ऑफ और सेट ऑन का। या तो आप उस साल में 8.33 का पूरा करके बोनस या तो फिनिश हो जाओ, या फिर आपको लग रहा है कि यार आपने बता दिया, गवर्नमेंट को बता दिया, ठीक है, अथॉरिटीज को बता दिया कि भाई हमारा लॉस हुआ है और हमने पूरा बोनस नहीं दिया है, जो मिनिमम बोनस है 8.33 हमने दिया है 2%, बाकी का बचा 6.33, ये तो ये आपके आने वाले अगले साल में ऐड होके आपको दिया जाएगा। तो ऐड होके 8.33 और प्लस 6.33, ठीक है, 14.66% आपको बोनस मिलेगा। हो सकता है अगली साल अ, उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट ना हुआ हो, थोड़ा हुआ हो, तो भाई ये बोनस ऐसे बढ़ता जाएगा उस तरीके से, ठीक है, बट आपको मिलेगा मिनिमम से ये। तो यही है सेट ऑफ और सेट ऑन। सेट ऑफ आप एक बार में क्लियर कर दो, सेट ऑन आपका बढ़ता रहेगा, एक्सेस और शॉर्टफॉल इन एलोकेबल सरप्लस एडजस्टेड ओवर 4 ईयर्स। और ये पूरा का पूरा जो मिनिमम बोनस का जो क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि आप 4 साल से लगातार खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा भैया, समझ गए। तो आपको ओवर 4 साल, 4 साल के अंदर आपको फिनिश कर देना है वो सारा का सारा, जो भी लाइक जितना भी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बोनस कैलकुलेशन। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत बार आपने देखा होगा कि मुझे तो इस बार बोनस नहीं मिला है, आपको बताया जाएगा कि यार मुझे क्यों बोनस नहीं मिला सर, वो बोलेंगे कि आपसे ये गलती हुई है, इसमें से आपको बोनस काट दिया है। तो उसमें हो सकता है कि आपने फ्रॉड किया हो कंपनी के साथ, या चोरी कर ली हो, या फिर कुछ आपका बिहेवियर खराब रहा हो, या आपने एक और चीज ऐड करी गई है 2013 से, आपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी, एक बार काफी फेमस हुई थी, जो लड़कियां बना रही थी रील्स, पोस्ट का डर नहीं है, पोस्ट का डर नहीं है तुझे, पोस्ट का डर नहीं है। तो पोस्ट है क्या, ये पोस्ट है क्या, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आपने एक केस सुना होगा, अ, मैं नाम भूल गया हूँ, राजस्थान की जो सोशल कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि एक छोटी लड़की थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर छोटे छोटे बच्चों की पहले ही शादी करा दी जाती है। तो एक छोटी बच्ची थी, आई थिंक 2 साल की बच्ची, 2 साल की या 4 साल की बच्ची थी, तो उसकी वो शादी फिक्स कर रहे थे, तो उसको रोका था। तो रोका था तो अ, लोगों में गुस्सा आ गया कि ये हमारे मतलब कैसे रोक रही है। और जब वो अपने काम पर जा रहे थे तो उसको किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया, उठा लिया, उसका रेप किया था। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए 2013 में यह आया था। तो सेम है कि आपने अगर किसी वर्कर के साथ
क्योंकि कंपनी में लेडीज भी हैं, तो अगर उनके साथ आपने कुछ ऐसी हरकत की है और उसने शिकायत की है तो आपका बोनस भी कट जाएगा। आपको जेल होगी वो अलग, सजा होगी वो अलग, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो अलग। ठीक है, तो पोस एक्ट 2013। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, बोनस कैलकुलेशन हो गया, एप्लीकेबिलिटी हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। अब ये है कि यार टाइम लिमिट क्या है, किस चीज की टाइम लिमिट, पेमेंट की। अच्छा देखो, हो सकता है कि बोनस आपको कम मिलना चाहिए। देखो बोनस का दिया हुआ है मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो यार, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले ही आपको दे देना है। ठीक है, देखो यार, अब मान चलो इनका अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, तो अब इनमें से 8 मंथ में लगा लो कहीं से भी, या तो सितंबर मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा, ठीक है, या नवंबर में। इन 3 मंथ में बहुत देते हैं, अक्टूबर नवंबर के समथिंग में ही आपको मिलता है। मेन बात ये है। ओके, कैन बी एक्सटेंडेड बाई अप टू 2 ईयर्स। अब बहुत बार आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो एक्सटेंड किया जा सकता है, यस। क्या एक्सटेंडेड नहीं किया जा सकता, नो। या फिर एक और स्टेटमेंट आ सकती है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, या 3 सालों के लिए किया जा सकता है, या फिर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है 4 साल। जैसे हमने देखा था कि 4 साल वाला कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, बोनस कैलकुलेशन में, कि 4 साल के अंदर अंदर आपको वो फिक्स कर देना है, मतलब कंप्लीट कर देना है। तो कैन बी एक्सटेंडेड बाई अप टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हो कि यार जो बोनस है वो लाइक 2 ईयर्स का, लाइक एक काम करते हैं, अभी नहीं दे रहे, नेक्स्ट ईयर में 2 साल के लिए आप उसे बढ़ा सकते हो, लास्ट एक्सटेंड कर सकते हो 2 साल तक, लास्ट उसके आगे नहीं कर सकते बाई गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट से परमिशन लोगे तब आप कर सकते हो 2 साल तक। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो। वो लिमिट ये है कि 4 साल के अंदर आपको बिल्कुल फिनिश कर देना है, उससे आगे नहीं लेके जाना। ये कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके। ओके, कि हाँ ठीक है सर, अगले साल दे देंगे, तब दे देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है, गवर्नमेंट में अप्लाई इट टू स्टेबलाइज विद, सॉरी ये रहा, कि सेट ऑन एक्सेस और शॉर्टफॉल इन एलोकेबल सरप्लस एडजस्टेड ओवर 4 ईयर्स। मीन्स ये उसके लिए है कि आपने इस साल नहीं दिया, आपका बढ़ गया है, तो वो एडजस्ट कर दो 7 साल में। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टीज। अगर आपको बोनस नहीं मिला है तो उस चीज को लेकर क्या पेनल्टीज हो सकती है भाई। देखो, नॉन पेमेंट अप टू 6 मंथ, या तो देखो भाई आपको बोनस नहीं मिला है, आप हकदार हो बोनस के, क्योंकि आपकी 21,000 से कम सैलरी है, और फिर भी आपको बोनस नहीं दिया है, आप 30 दिन आपने काम भी किया है, ठीक है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज में, तो अप टू 6 मंथ की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है 1,000, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब ये चीज आपको याद रखनी है भैया, 500 रुपये फाइन और 6 महीने की जेल उसमें थी, मिनिमम वेजेज में। इसमें 1,000 रुपये का फाइन है और 6 महीने की जेल है। इससे पिछली वाले में हमने देखा था, ठीक है, जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर, उसमें भी देखा था हमने पेनल्टीज क्या है, 3% तक जो फाइन लगेगा। ओके, उसके बाद रिपीटेड ऑफेंस के लिए तो भाई हायर पेनल्टीज है, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं दी हुई है कि कितना करना है कितना नहीं। समझ गए, तो ये हो गया आपका रिपीटेड ऑफेंस, हायर पेनल्टीज। नेक्स्ट है, इसमें जब मैंने ये एक्ट पढ़ा तो उसमें मुझे यार, देखो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, बट मुझे 2 वर्ड्स और मिले जब मैंने एक्ट पढ़ा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद पूछ दे आपसे। देखो इसमें 2 वर्ड्स मुझे मिले। एक तो मिला था एलोकेबल सरप्लस, जैसे आपने यहाँ देखा है, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा एलोकेबल सरप्लस, एक्सेस और शॉर्टफॉल इन एलोकेबल सरप्लस एडजस्टेड ओवर 4 ईयर्स। ठीक है, तो 2 वर्ड्स आ गए एलोकेबल सरप्लस के और अवेलेबल सरप्लस। क्या होता है भाई ये, देखो यार, एलोकेबल सरप्लस क्या है, ये है कि इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग ए कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी। देखो यार, जो बोनस है वो कहाँ, देखो ये तो हमने देख लिया कि यार कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप बैंकिंग कंपनी है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, आरबीआई हो गया, और फिर ये नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो बैंकिंग, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर नहीं देते हैं।
ओके, मर्चेंट ने भी हो गया, वहां पर नहीं देते, ठीक है। तो अदर देन ए बैंकिंग कंपनी विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ द डिविडेंड पेएबल आउट ऑफ द इट्स प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड जो लाभांश है, ठीक है, अगर मान के चलो ये एक साल हो गया, ये एक ईयर हो गया मेरी कंपनी में, मुझे प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं एक छोटी रकम, मान लेते हैं 1,000 रुपए का मुझे पूरा प्रॉफिट हो गया भैया, ठीक है। बट मैंने क्या किया है कि मेरा ये प्रॉफिट है, ओके, ये प्रॉफिट मैंने सरकार से छुपा लिया, ना कोई ये बताया इनकम का, ना कुछ कुछ नहीं बताया। अब बल्कि ये पेएबल था क्योंकि मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगता, कॉर्पोरेशन टैक्स लगता। तो डिविडेंड पेएबल आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 ऑफ दैट एक्ट 67, यहाँ देखो ये दिया हुआ 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इज एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब मैंने छुपा लिया है, तो इसका लगभग लगभग 67% मुझे भाई एज ए डिविडेंड जो मेरा लाभांश है वो मुझे बांटना पड़ेगा भैया, ठीक है, प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा। 33% मेरा पास खुद रहेगा और मुझे 67% देना पड़ेगा। दिस इज अ पोर्शन ऑफ द अवेलेबल सरप्लस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस। अवेलेबल सरप्लस का, सॉरी, ये जो एलोकेबल सरप्लस है, जो पैसा है, ये जो सरप्लस मुझे हुआ 1,000, इसी को बोनस के रूप में बांटा जाएगा, इसका 67%, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस। उसके बाद है अवेलेबल सरप्लस, ये क्या है? अब यार, अब आप खुद सोचो कि मुझे जो सरप्लस हुआ है, अब अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही डायरेक्ट सरप्लस हो गया है, ओके। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है यार, उसमें मैंने इन्फ्लेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स भी है, डायरेक्ट टैक्सेस भी है, काफी सारी चीजें काटूंगा तब मैं देखूंगा ना कि यार मैंने यहाँ की पेमेंट भी कर दी, ये पेमेंट कर दी, ये पेमेंट कर दी, उसके बाद जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो उस एक्चुअल प्रॉफिट में से वो जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो है आपका एलोकेबल सरप्लस। उस एलोकेबल सरप्लस में से आप 67% बोनस में दोगे। अब है अवेलेबल सरप्लस, ये जो है ये है इन एनी अदर केस, मान के चलो जो वैसी कंपनियां हैं, इनसे अलग कोई कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हुई हैं, तो उनके लिए 60% का अवेलेबल सरप्लस का, ठीक है। तो अवेलेबल सरप्लस में क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, फाइनल सब कुछ निकाल के, सब कुछ ऐड करके कि भाई मेरा इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनकम टैक्स, एनी अमाउंट जो डेवलपमेंट रेट में, इन्वेस्टमेंट में, कहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस में जो भी मतलब दिए हैं, वो सब माइनस करके जो फाइनल वैल्यू निकली उसे बोलेंगे हम एलोकेबल सरप्लस। अब उसका 67% हम बांट देंगे। एम्प्लॉयर टैक्स विच एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे प्लस एनी अदर सम्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो आपको एलोकेबल सरप्लस हो गया और अवेलेबल सरप्लस हो गया। अवेलेबल सरप्लस देख लो भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं, अवेलेबल सरप्लस हो गया ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका हुआ, उसमें से जितना भी पेमेंट आपने कहीं पे की है, कुछ रिबेट में दिया है या फिर इनकम टैक्स आपका लगा, उस सबको काट दो, निकाल दो भाई। मान के चलो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, मेरा हुआ 1,000 रुपये, बट मैंने जो इधर उधर पे किए हैं वो किए हैं 200 रुपये, तो वास्तव में मेरा प्रॉफिट हुआ 800 रुपये। अब इस 800 रुपये ये क्या है? ये जो 800 रुपये, ठीक है, अब इस 800 रुपये को हम बोलेंगे एज ए पूल एलोकेबल सरप्लस, ठीक है। अब इसका एलोकेबल सरप्लस का 67% हम लोग क्या करेंगे एज ए डिविडेंड, जो बोनस के रूप में हम बांट देंगे, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट याद रखनी है, एलोकेबल सरप्लस के लिए 67%, 67, और अवेलेबल सरप्लस के लिए है 60%, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, और हमारा न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है, मिनिमम पेमेंट एक्ट जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, ठीक है, 1948, वो भी हो गया। इसके बाद देखो यार, इसके बाद जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, वो मुझे लगता है कि पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मेन चीज मैं आपको बता दूं, जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसमें मेन चीज ये है कि यार जेंडर इक्वलिटी के लिए है, ठीक है। अब इस जेंडर इक्वलिटी को वो लिंक कर सकते हैं कहाँ से? पॉलिटी से, आर्टिकल
39। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समझ गए। इक्वलिटी को लेकर लग सकते हैं, वो इक्वलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 14 के साथ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, तो यहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं भाई। तो 39। अब यहाँ पर जैसे लेडीज, मैंने आपको कल भी बताया था कि यार एक काम है, एक पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ एक पोस्ट पर असिस्टेंट मैनेजर की दो पोस्ट है, तो एक पर मेल है एक पर फीमेल है, तो मेल को पैसे आप ज़्यादा दे रहे हो और फीमेल को पैसे कम दे रहे हो। भाई समान पोस्ट है तो समान वेतन होना ही चाहिए ना, तो उसी के लिए है। अब इसमें आपको यही याद रखना है कि यार ये कब लागू हुआ था 19 क्षेत्र में, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो है इसमें, देखो दो चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, जो मुझे लग रही है काम की है, ठीक है। ये है कि एक तो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए। जैसे मान के चलो एक कंपनी है, उस कंपनी में 1000 बंदे हैं, और उन 1000 में एक ही महिला है, मान लो, सपोज कर लो एक ही फीमेल है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 एप्लीकेबल होगा? तो होगा। भले ही एक फीमेल काम कर रही हो, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, उसमें भी भले ही एक हो, इसके अंदर कोई नो मिनिमम, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है भैया। इवन वन भी है तो भी एप्लीकेबल होगा, एक फीमेल भी काम कर रही है तो, भले ही वो किसी भी पोस्ट पर हो, ठीक है। उसी सेम पोस्ट पर कोई मेल बैठा है तो मेल को जितनी दे रहे हो ना, उतनी ही फीमेल को भी दोगे। तो समझ गए ना, तो कोई मिनिमम यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट एक फीमेल काम कर रही है तो वहां पर भी एप्लीकेबल है, पब्लिक प्राइवेट दोनों जगह पर है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ सेक्शंस बनाता हूँ, इसमें जो दिए हुए हैं सेक्शन 4, 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। सिर्फ इसी में ही सेक्शन याद करने हैं, थोड़ा आप समझा करो, मतलब पूछ सकता है भाई वो। तो सेक्शन 4 इसका किससे, इक्वल पे से रिलेटेड है, इक्वल पे। सेक्शन 5 है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कि उसकी सैलरी कम कर दी, उसकी सैलरी ज्यादा है। उसके बाद है एक एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड। और सेक्शन 7 में है आपका क्या, इंस्पेक्टर। तो ये कोई ज्यादा हार्ड है? आप खुद सोचो, 4 इक्वल पे, 5 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 6 में एडवाइजरी बोर्ड है। अब एडवाइजरी बोर्ड जो सलाहकार समिति बनेगी इसमें, और देख लो आप एक बार कि जो सलाहकार समिति है सरकार द्वारा नामित या तो 10 या फिर उससे सदस्य होंगे, और इसमें जो 10 सदस्य जो होंगे ना, इसकी जो हाफ है, मीन्स 5 क्या होंगी, फीमेल मेंबर्स होंगी, आधे सदस्य महिलाएं होंगी। ओके ओके। अगर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो कहीं पर भी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब इक्वल सैलरी नहीं कर रहे हो, उसे कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, तो भाई फिर आपको सजा भी मिल सकती है भैया, याद रखना। कम से कम 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का जुर्माना, जो 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है भैया, 20,000 तक, प्लस 3 महीने की जेल, 3 मंथ जेल हो सकती है, और जो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, 1 ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है भैया। अब देख लो, अब आप, मतलब ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो 4 में इक्वल पे है, 5 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 6 में एडवाइजरी बोर्ड है, जिसकी आ, सरकार क्या करेगी, नामित 10 या अधिक सदस्य, 10 हो या फिर जितने भी हो, मिनिमम 10 तो होने ही होने हैं। 10 से ज्यादा मान चलो उसने 18 कर दिए, तो 18 का क्या होगा, आधे सदस्य 9 फीमेल होनी चाहिए, 9 मेल, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना, जब आप इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वाली बात कर रहे हो, तो यार जब जब आप सलाहकार बोर्ड के अंदर ही आप इक्वलिटी नहीं दे रहे, तो वहां कैसे आप इक्वलिटी दे पाओगे? तो इसलिए तो आधी महिलाएं यहाँ पर डाली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि सलाहकार बोर्ड जो हो सकता है एडवाइजरी बोर्ड से क्वेश्चन आ जाए कि कितनी फीमेल होनी चाहिए, 25%, 30%, 35%, 50%, 50%। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी हो गया। तो लगभग लगभग आपकी सारी चीजें हो गई हैं ये। और कल हम लोग जो काम करेंगे वो एक तो इन चारों एक्ट के अंदर कुछ मतलब एक डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद जो कोड ऑन विजेज एक्ट 2019 आई है, जिसमें चारों कानून को मिलाते एक कानून बना दिया, एक संहिता बना दी है, तो उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, उसकी थोड़ी चीजें देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं और कंपैरिजन बना देंगे इसका। उसी में आपका ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। टोटल 29 लॉ है ये, 29-30 लॉ है,
और अरे हो जाएंगे आराम से, 5-7 दिन में हो जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना रिवाइज मारते रहो। ओके, फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद जीएस पढ़ लेंगे, और क्या है। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।